आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? सॉरी 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 सॉरी। हाँ बेटा सॉरी, माफी चाहूंगा आप लोगों से। थोड़ा सा क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, वो रोने लग रहा था बच्चा, तो उसको एक फोन देना था। फोन से बहुत खेलता है आजकल वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रॉब्लम क्या हुई है, मुझे लगा 1:30 बजे से क्लास है। मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली हमने अब 1:30 बजे कर दिया था ना टाइम, तो मुझे लगा 1:30 बजे से क्लास है, पर इसमें 1:15 से लगी हुई थी, तो फिर मैंने ज्वाइन ही कर लिया। यस। हाँ, कल क्या हुआ था बेटा, आप लोग ज्वाइन भी करना। मैं द्रोणा में आपको रिवाइज जिसको करनी होगी फोटोसिंथेसिस कर लेना संजीवनी में। कल क्या हुआ था, नेट ही नहीं कनेक्ट हुआ, तो मुझे ये पता चला कि अक्रॉस इंडिया एयरटेल के नेटवर्क में दिक्कत आई थी कल, जिस वक्त हम क्लास पढ़ाने जा रहे थे, है ना? यस। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, 1:30 से ही कोशिश करेंगे रखने का। 1:30 से ही रखने की कोशिश करेंगे बेटा। यस। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा लेक्चर को, या 1:15 से ही ठीक है? विटी सर कितनी देर तक पढ़ा रहे हैं आजकल? थोड़ा बात कर लेते हैं तुमसे। हाँ, बेटा मैं भी नहीं देता हूं मोबाइल यार, बच्चों को टेंशन ना ले। अच्छा, मन मर्जी से ठीक है। अच्छा, आपको मैं बताता हूं, देखो अभी हमारे पास इस वीक में 6 से 7 क्लासेस हैं, मतलब हमारे पास इस वीक में 6 से 7 क्लासेस हैं इस वीक में। तो 6 से 7 क्लासेस हैं हमारे पास, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है। 6 से 7 क्लासेस हैं जिसमें इस मंथ में कह रहा हूं, जिसमें हम लोगों को ये कंप्लीट करना है। और मैं आपको किसी एक सिंगल डे में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर भी दे दूंगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है, उसमें हमारे पास उसका लेक्चर भी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ठीक है। लिविंग वर्ल्ड और माइक्रोब्स दोनों इस मंथ में मिल जाएगा आपको, दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये कितने लेक्चर का? लगभग 11 लेक्चर लगेंगे बेटा, उससे कम में नहीं होगा ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा। हाँ, थोड़ा बड़ा है चैप्टर ये। हाँ, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे पिछले वाले से 6 आएंगे, तो इससे 7 आएंगे। और बढ़िया चैप्टर है ये। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा इसको, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आज हम लोग। देखो टॉपिक एक बार नजर मार लो। कल जो हमने लास्ट क्लास में कराया था वो एकदम वो चीजें थी जो आपके लास्ट चैप्टर का, मतलब जो आपका होता है ना बायोमोलिक्यूल वाले से रिवीजन का टाइप से लिया था मैंने। तो आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा, वो इन चीजों पे बात कर सकते हैं। यहां पर डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल और सेंट्रल डोग्मा, यहां तक हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल अपने पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसकी बात करेंगे। और वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये वाले टॉपिक फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, टाइप ऑफ आरएनए, जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बायोटेक से लिंक है। तो यहां ये चीज जाकर बेटा बायोटेक से लिंक होती है। यस 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 यस। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और चीजों को बेटा प्रॉपरली पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, एक हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल की, और फिर बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा की। ठीक है, मेरी तरफ पूरा फोकस रखो, ध्यान से सुनो। आप में से जिन जिन बच्चों ने लास्ट क्लास पढ़ी थी, तो लास्ट क्लास की समरी लिखी होगी। इवन आपने नहीं लिखा हुआ है, चल जाएगा। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले 2 मिनट मेरी बात सारे बच्चे सुनेंगे बेटा। लास्ट क्लास क्या थी, जो बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था, उसका एक रिवीजन था एक तरीके से। अगर आपको वो आता है और आप लिखना चाहो तो लिख लो। मैं इसलिए बिलीव करता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स रिवाइज कर रहे होते हैं और बायोमोलिक्यूल का रजिस्टर मेरे पास में नहीं होता। तो मैं चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग में वो चीज जो समरी की फॉर्म में लिखवाई थी, वो आपके रजिस्टर में प्रॉपरली हो, कॉपी में, रजिस्टर में। उसके बाद जो है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका प्रॉपरली चैप्टर में चीजें मेंशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं चैट को प्राइवेट करने जा रहा हूं। ठीक है, चैट को प्राइवेट करने जा रहा हूं।
क्लियर है? ठीक है, तो चैट को प्राइवेट करने के बाद अब मैं आपसे कुछ बातें बोलूंगा और समझाऊंगा आपको। हमारे पास क्या होता है बेटा, जेनेटिक्स की 3 बड़ी ब्रांच होती है, बेसिकली 2 ही होती है, पर तीसरी ब्रांच भी हम लोग आजकल लेते हैं। 3 ब्रांच में से सबसे पहली ब्रांच जो है, सबसे पहली ब्रांच हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सबसे पहली जो ब्रांच हमारे पास है, ध्यान से सुनेंगे आप, यस, वो हमारे पास होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये वो जेनेटिक्स होती है जो जिसमें हम क्रॉस पढ़ते हैं और ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो जेनेटिक्स मेंडल ने बताई थी। यहां पर हमारी जो नॉलेज है वो क्रोमोसोम तक सीमित रह जाती है। मतलब हम किसकी बात करते हैं? हम फैक्टर्स की बात करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं, लिंकेज की बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं। एक और जेनेटिक्स होती है जिसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब होता है कि वहां पर आप पेडिग्री की बात कर रहे होते हो, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर सकते हो, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको एमडी सर एवोल्यूशन में, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, उसकी बात आप कर सकते हो, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे। क्लियर है? यस। अब हम जो बात करेंगे आज जो चैप्टर है उसको हम, चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जरा पूरा फोकस मेरी तरफ दें। अगर आपको याद होगा, कुछ लिखना नहीं आपने, अगर आपको याद होगा 1856 से 63 में मेंडल ने अपना वर्क किया था, 1865 में पब्लिश किया, उसके बाद लगभग 1900 में रीडिस्कवरी हुई, फिर मेरे पास क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई 1902 में, उसके बाद मेरे पास 1910 के आसपास हमने लिंकेज वगैरह की बात कर ली। तो ये जो टाइम रहा, ये रहा किसके लिए बेटा? मेरे पास कौन सा इनहेरिटेंस की हम बात करते थे? फैक्टर्स की बात कर रहे थे, क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 18, ध्यान सुनेंगे बेटा, 1869 में हमने डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड को, मतलब डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर कर लिया था। लेकिन हमारे पास जो जीन्स वगैरह की नॉलेज है ना, वो 1920 के बाद स्टार्ट हुई है। मतलब हमने क्या किया है बेटा, जो 19वीं शताब्दी थी, 19th सेंचुरी थी, और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग का टाइम, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के 10-12 साल तक हमारा फोकस किस पे था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे था। उसके बाद हमारा फोकस जो है बेटा, हमारा फोकस जो है, हमारा फोकस किधर आ गया है बेटा? हमारा फोकस आ गया है, ध्यान से सुने बेटा, हमारा फोकस आ गया है किधर? हमारा फोकस जो आ गया है वो आ गया है किस पे? मॉलिक्यूलर। मतलब क्या हुआ, इसके बाद से लेकर 1950 1960 तक हमारा फोकस किस पर आ गया है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होता है? इसमें हमारे पास जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे कि जीन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो कहीं ना कहीं अब हम जो बात करने वाले हैं बेटा, वो बात करने वाले हैं किसकी? किसकी बात करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस की। मतलब सेल के अंदर जीन के लेवल पर किस तरीके से काम होता है, उस लेवल पे अब अपने बात कर रहे हैं। पहले हमने बात करी थी फैक्टर था, फैक्टर कोई एंजाइम बनाता है, ऐसी बात करी थी। लेकिन ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब बहुत छोटे स्तर पर कैसे होते हैं, इस चैप्टर में उसकी बात करनी है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? बताओ बेटा। बोलो बोलो। यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास बेटा, हमारे पास ध्यान देंगे, हमारे पास ये डिस्कवरी ऑफ डीएनए है, वॉटसन क्रिक का मॉडल है, हमने बात करी है सेंट्रल डोग्मा की। इन तीनों की अब बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप में से कितने लोगों को पता है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? सब लोगों को पता है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो डीएनए, डीएनए और आरएनए, हमारे पास 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। 2 टाइप के क्या है बेटा हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड है। ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? यहां तक कोई डाउट है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो डीएनए है, डीएनए
वो जेनेटिक मटेरियल होता है सारे लिविंग सेल में। जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें? जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें? इन ऑल लिविंग सेल में। चाहे वो सेल प्रोकैरियोट हो, जैसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक डीएनए सेल है, तो यहां पर क्या डीएनए है मेरे पास? ये रहा डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर है। तो चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो सेल क्या हो, प्रोकैरियोटिक हो, या वो सेल यूकैरियोटिक हो, उसमें हमारे पास डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जिस पर जीन प्रेजेंट होती है। आप में से कितने बच्चे बताएंगे क्या डीएनए, मेरी बात सुनना ध्यान से सुनेंगे, मेरे सवाल को बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास बैक्टीरिया में इस न्यूक्लियोइड के अलावा, जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जीन किस पर प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट ऑन किस पे प्रेजेंट होती है बताओ? जीन प्रेजेंट ऑन किस पर प्रेजेंट होती है बताओ बेटा, जल्दी बताओ, किस पर प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट ऑन सबसे पहले सर न्यूक्लियोइड पर होती है। इसके अलावा भी कहीं होती है? यस होती है। इसके अलावा और कहां हो सकती है? प्लाज्मिड में, यहां पर जीन प्रेजेंट हो सकती है। और जब अपने बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में जीन कहां होती है बताओ जल्दी से? जीन प्रेजेंट ऑन एक तो इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर होती है, और कहां होगी? प्लास्टिड में। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट में। और कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात में कोई डाउट है? जरा सोचना, दिमाग लगा के सोचोगे तो सारा समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड और लोकेशन की। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि डीएनए और आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इनमें से डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है सारे सेल में, इसका मतलब उसी पर जीन प्रेजेंट होती है। तो क्या डीएनए के अलावा कहीं और भी जीन होती है? प्लाज्मिड में हो सकती है, और कहीं हो सकती है जीन? हाँ सर, जीन हो सकती है किसमें? आपके पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सवाल यह है, क्या आरएनए पर जीन होती है? मतलब क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा हूं क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? हाँ हो सकता है, लेकिन किसी भी लिविंग सेल में नहीं होता। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें? किसमें? वायरस में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो आरएनए है, आरएनए वो क्या होता है बेटा? नॉट जेनेटिक मटेरियल। नॉट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता किसी भी सेल में, इन एनी लिविंग सेल। तो वो क्या काम करता है? कुछ काम तो करता होगा। तो इसका रोल क्या है? इसका रोल है बेटा, इसका रोल है, यस, इसका रोल है, ये आरएनए होता है। मतलब ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है राइबोसोम का। किसका पार्ट है? राइबोसोम का। वहां पर ये कैसे काम करता है सर? कैटलिस्ट की तरह करता है। कैसे करता है? कैटलिस्ट की तरह करता है। दूसरा ये होता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या है बेटा? ट्रांसफर आरएनए। क्या नाम है इसका? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? ये अमीनो एसिड को लेकर आता है। ये क्या करता है? ब्रिंग अमीनो एसिड। कहां पर? प्रोटीन बनाने के लिए। यस और नो? फिर मेरे पास एक और होता है एमआरएनए। एमआरएनए पर मैसेज होता है, इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। यस और नो? इस पर क्या होता है? मैसेज होता है कहां से? फ्रॉम डीएनए से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास आरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। उसके रोल कुछ और है। यहां पर वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, यहां पर टीआरएनए काम कर रहा है एडेप्टर की तरह। कैसे काम कर रहा है? एडेप्टर। इधर देख, मेरी तरफ देख, इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख। ये लगेगा फोन में इधर, और इधर से स्विच में लगेगा। ये है एडेप्टर, ठीक है? सही है ना? तो एक तरफ अमीनो एसिड से जोड़ दूं और दूसरी तरफ किससे जोड़ दूं? एमआरएनए से। एक तरफ ये एमआरएनए को रीड करे, दूसरी तरफ इसको किससे जोड़ दूं? अमीनो एसिड से। तो ये कैसे काम कर रहा है सर? एडेप्टर की तरह काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? टीआरएनए। एमआरएनए में मैसेज है कहां से? डीएनए से। आरआरएनए पार्ट है राइबोसोम का। कैटलिस्ट के अलावा स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जैसे ये पेन है, पेन है, इसको लिख तो यहां से रहे ना, लिखने का रोल तो ये है, पर ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ। मैं यही हूं बेटा, मैं कहीं नहीं गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो सर जी, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है सारे लिविंग सेल में, सही है, मतलब उसमें जीन प्रेजेंट होती है। आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, पर कुछ ऐसे वायरस हैं, सम वायरस है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है सर? जेनेटिक मटेरियल है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि, अगर आपसे कोई पूछे, कहे कि यार आरएनए जो है, आरएनए जो है उस पर वो जेनेटिक मटेरियल, उसमें जीन प्रेजेंट है, तो वो कौन होगा? वायरस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए टोबैको मोज़ोइक वायरस, एचआईवी, इनके अंदर आरएनए होता है। कोई डाउट है? इनके अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। यस 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 यस। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो रही है डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। आरएनए कुछ और काम करता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो जरा हम ये क्वेश्चन करें, न्यूक्लिक एसिड किसमें नहीं होगा? हाँ भाई, न्यूक्लिक एसिड किसमें नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 1 करो जल्दी से। मैं एक बार दिखाऊंगा बेटा आपको, न्यूक्लिक एसिड किसमें नहीं होगा। जिस बच्चे ने आरबीसी लगवाया उसको कंटाप लगेगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं है, मान लो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, नहीं है, पर क्या उसमें साइटोप्लाज्म है? तो क्या साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होगा? हां सर, राइबोसोम तो होगा, प्रोटीन बना रहा होगा। तो टीआरएनए भी होगा, एमआरएनए भी होगा। यस सर। तो आपको जब बेटा आप आगे जाओगे, डॉक्टर बनोगे, तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आरबीसी में पहले न्यूक्लियस था, उसने 120 दिन के लिए जो भी प्रोटीन एमआरएनए चाहिए बना के छोड़ा, फिर न्यूक्लियस हट गया। यस। तो अगर आपसे पूछा गया न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम में एब्सेंट है, नहीं है, सीव ट्यूब में भी होगी बेटा न्यूक्लिक एसिड। प्लास्टिड क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। पेरोक्सीसोम में न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 का मेरे पास डी आ गया। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? कैसा लगा क्वेश्चन? समझ आया? ठीक है। यस यस। अब आ जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए इन ऑल लिविंग सेल। ऑल लिविंग सेल हैव एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। बिल्कुल सही है भाई। जब डीएनए में जीन होगी तो उस जीन से मैसेज, एडेप्टर और कैटलिस्ट तीनों चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट है। यस। सम वायरस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, सही है। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड आल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे एक चीज बताओ, आरआरएनए किसका पार्ट है सर? राइबोसोम का। तो क्या राइबोसोम 80s नहीं होता? साइटोप्लाज्म में है सर। 70s नहीं है? बताओ। यस सर है। क्लियर है? यस यस यस। तो 70s माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है।
क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन लेंगे बेटा, जीन इज प्रेजेंट ऑन आरएनए इन ए सम बैक्टीरिया, बी लाइकन, सी सम वायरस, डी ऑल वायरस। क्या आएगा आंसर? सर सी ले लेते हैं। तो आरएनए पर जीन कब होगी? जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। यस और नो? यस और नो? यस। और हमेशा याद रखो बेटा, मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर मैं आपको लिख रहा हूं जीन इज प्रेजेंट ऑन ए mRNA इन सेल, बी प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, सी मैंने लिख दिया आरएनए इन ईस्ट सेल, और डी लिख दिया ऑल। बता भाई कहां जीन प्रेजेंट होगी? सर जीन एमआरएनए पर तो नहीं होती है, आरएनए पर ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक है, लिविंग सेल है, इसमें भी नहीं होगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी ने इसी की वजह से जो ये चीज लिखी है ना बेटा, इसी की वजह से एक डाटा दिया आपको, एक डाटा दिया, उस पर अपने बात कर लेते हैं, उस पर अपने बात कर लेते हैं। देखो डाटा क्या, मैं एक बार आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूं। डाटा ये है बेटा, देख डाटा क्या है हमारे पास डिटेल ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिटेल ऑफ जेनेटिक मटेरियल दे रखी है, जेनेटिक मटेरियल की डिटेल दे रखी है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ई कोलाई के लिए दे रखी है। ई कोलाई में बोला है हमारे पास 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, ये बोला है। ई कोलाई में क्या बोला है? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? ध्यान से सुनो, सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास क्या है? ठीक है, सेकंड हमारे पास है बेटा ह्यूमन। ह्यूमन बेटा दो तरीके का हो सकता है। ह्यूमन में एक तो होता है हैप्लॉइड सेल और एक होता है डिप्लॉइड सेल। हाँ भाई, हैप्लॉइड सेल में है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, डिप्लॉइड में है 6.6 इंटू 10 की पावर 18 कर दूं, 9 रहने दूं, 9 रहेगा, 9 बेस पेयर। यस, क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बेटा और चीजों की। और किसकी? सर हमारे पास एक है लैम्डा फाज। लैम्डा फाज क्या है बेटा? वायरस है। लैम्डा फाज क्या है? एक वायरस है। क्या है? वायरस है। और कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है, इसके अंदर डीएनए है। एनसीईआरटी ने लिखा है इसको 48502 बेस पेयर। बेस पेयर क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पॉइंट यहां लिखकर 4.85 इंटू 10 की पावर 4 बेस पेयर? बताओ भाई, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? अरे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक बच्चा कह रहा है सर 10 की पावर 9 नहीं होगा। बेटा डबल कर रहे हैं, डिप्लॉयड है, इसको 18 कर दूं, पिटाई खाएगा। एक और दे रखा है तेरे पास एनसीईआरटी ने 5 इंटू 174 वायरस। इसमें मेरे पास है क्या दे रखा है, जरा चेक करो। फोर्स क्या है ये बताओ, एक बार चेक करो एनसीईआरटी। 5843 क्या दे रखा है? 5386, सही है, 5386। और ये न्यूक्लियोटाइड लिखा है,
अगर मैं यहां पर बेस पेयर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये डबल स्ट्रैंड है, ये भी डबल स्ट्रैंड है, ये भी डबल स्ट्रैंड है, पर ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। ये क्या है बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंड है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? यस। तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये मेरे पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि कुछ साइज दे रखे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान सुने बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। सारे लिविंग सेल में, ये लिविंग सेल है ना, सारे लिविंग सेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कुछ वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, कुछ में डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, डन है, डन है। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट कर लो, फिर करते हैं आगे। एक बच्चा लिख रहा है, बेटा बीच बीच में कहां जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा भाई, यहीं बैठा हूं। असल में मैं थोड़ी देर नीचे बैठ गया था, पैर में दर्द हो रहा था मेरे। हाँ, थोड़ी देर बैठ गया था ऐसे। एक लिख रहा है, सर बीच बीच में कहां जाते हो? लिख लेना चुपचाप, और पीछे वाली स्लाइड भी लिख ले। ये 2 स्लाइड लिखनी है तेरे को, बस ये लिखनी है और ये लिखनी है, और दोनों में कंटेंट है तेरे काम का। क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराऊंगा लॉजिकल तरीके से। ये लिख ले पहले जल्दी से। हाँ, यस, नोट कर चुके हो ये वाला? चलो आगे चलेंगे। आ गया, चला, आ गया। इधर आ, डिस्कवरी ऑफ डीएनए की बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ चीजें पढ़ ले हम। चलो अब बात करते हैं बेटा, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई। थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, देखो यहां से टॉपिक कैसे मूव करेगा, सुनना ध्यान से। हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली। हम लोगों ने ह्यूमन में, मैं आपसे अगर स्पर्म में पूछूं, स्पर्म में क्या होगा जेनेटिक मटेरियल? अच्छा, इसका साइज भी तो लिख दें, लेंथ भी तो लिख दें। हाँ भाई, लेंथ कैसे लिखोगे? लेंथ लिखने के लिए कैसे निकालोगे बताओ जरा, कौन बताएगा? लेंथ कैसे निकलोगे, लिखोगे? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, ऐसे आएगी। और यहां कैसे लेंथ आएगी? यहां लेंथ कैसे आएगी सर? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 नैनोमीटर से। यस और नो? यस। ये आएगी 1.1 मीटर, और ये आएगी कुछ 1.36 या 56 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में आएगी, और ये आएगी मीटर में। तो इसकी लेंथ क्या आएगी? इससे डबल आ जाएगी, ये 2.2 मीटर आ जाएगी। भाई इससे इसकी लेंथ दुगनी है ना। ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड में इतनी है तो डिप्लॉयड में दुगनी होगी ना, तो ये 2.2 मीटर है। ये नीट का क्वेश्चन भी था, 2022 में नीट का क्वेश्चन भी था ये। यस, यस, यस। क्लियर है बेटा? चलिए ये वाला नोट कर लो
फटाफट से आगे चलेंगे। अब आ जाओ जरा, देखो अब हम बात करेंगे कि डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ। मैं आपको थोड़ा सा चीजों को क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। हमारे पास क्या हुआ था 1869 में, 1869 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था मिशर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिशर। उन्होंने क्या किया था बेटा, आपको पता है जब चोट लगती है ना, आप इधर देखें मेरी तरफ, जब चोट लगती है तो उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं। जब हम पट्टी उखाड़ते हैं, जब हम पट्टी उखाड़ते हैं ना, पट्टी ऐसे उखाड़ेंगे तो उसके साथ कुछ कुछ सेल्स आ जाते हैं, चोट के सेल्स आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं पस सेल्स। तो 1869 में एक साइंटिस्ट थे मिशर। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा कि डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो डिस्कवरी ऑफ डीएनए का मतलब क्या है कि कैसे पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, या जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में कैसे पता चला। या हम डिस्कवरी ऑफ डीएनए का मतलब ये नहीं है कि मैंने डीएनए डिस्कवर कर लिया, नहीं, मुझे उस डीएनए का स्ट्रक्चर की डिटेल कैसे पता चली ये जान रहे हैं। ठीक है, ये जान रहे हैं। तो 1869 में एक साइंटिस्ट थे मिशर। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने ऑब्जर्व किया पस सेल्स को। उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया पस सेल्स को, और उन्होंने देखा कि फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, एक क्या है हमारे पास, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसको हम नाम दे रहे हैं नोन एज, नोन एज, उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया। मेरी बात देख लो ध्यान से। तो मिशर ने क्या किया बेटा, मिशर ने क्या किया, मिशर ने पस सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि हमारे पास थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसको हमने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लिन का नाम दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। कहां से मिला, न्यूक्लियस से, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, कहां से मिला बेटा, न्यूक्लियस से मिला, इसलिए नाम दिया न्यूक्लिन। अब क्या था, सिंस डिटेल नहीं आई, डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, डिटेल ज्यादा नहीं पता चली स्ट्रक्चर की, बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों भाई, डिटेल हमें क्यों नहीं पता चली, देख लो इधर, सिंस डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्यों नहीं पता चली, बिकॉज, बिकॉज डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकाल पाए, डीएनए नॉट एबल टू, डीएनए को देख लो ध्यान से बेटा, मिशर क्या कर नहीं कर पाए, मिशर नॉट एबल टू आइसोलेट डीएनए इन इंटैक्ट फॉर्म। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझाता हूं, अरे मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1869 में एक साइंटिस्ट थे मिशर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पस सेल्स लिए जो चोट में आते थे, वहां से न्यूक्लियस से एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकाला, उसे न्यूक्लिन बोला। पर जो न्यूक्लिन निकला ना न्यूक्लियस से, जैसे ये न्यूक्लिन है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम न्यूक्लिन कह रहे हैं। पर जब ये इन्होंने आइसोलेट किया ना, ये टूट गया, ये टूट गया, ब्रेक कर गया, तो इंटैक्ट फॉर्म में मिला नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर की ज्यादा डिटेल नहीं पता चली। और लगभग हमें कितने साल लग गए बेटा स्ट्रक्चर पता करने में, 1869 में, 1869 में मिशर ने डीएनए देख लिया था, लेकिन 1953 में एक मॉडल आता है डीएनए स्ट्रक्चर को लेके। तो आप देख लो लगभग 83 इयर्स, 84 इयर्स लग गए। एक मॉडल आता है वॉटसन क्रिक का जो डीएनए की डिटेल बताता है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत समय लग गया डीएनए का स्ट्रक्चर पता करने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस 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 यस, अप्रोक्स 84 साल लग गए ये पता करने में कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। उस बीच में कुछ साइंटिस्ट ने और काम किया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, डीएनए को एक्सरे में देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मान लो ये लाइट का सोर्स है, इससे एक्सरे डाल रहे हैं, और एक्सरे डाला किस पर, डीएनए पर।
और उसकी फिर ये इमेज बनाई। यहां पर क्या बन रही थी? इमेज। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या बन रही थी? इमेज। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन हमारे पास हैं, जो विल्किंस और फ्रैंकलिन हमारे पास हैं, वो हमारे पास क्या कर रहे थे? ध्यान से सुने। विल्किंस और फ्रैंकलिन हमारे पास जो हैं, उन्होंने क्या किया? यूज किया एक्सरे। एक्सरे डिफ्रैक्शन, मतलब डीएनए पर एक्सरे डाला। डिफ्रैक्शन यूज किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा टू फाइंड डीएनए स्ट्रक्चर। उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा मतलब यूज किया। मतलब एक तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन मतलब एक्सरे डाली। एक्सरे किस पर डाली? डीएनए पर। उसकी इमेज बनी। उससे कुछ आइडिया लगा कि डीएनए में दो धागे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन, या हम बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए का धागा टेस्ट ट्यूब में, उस पर हम एक्सरे डाल रहे हैं और पीछे इमेज बन रही है। उस इमेज से हमें आइडिया लग रहा था कि डीएनए डबल धागे का बना हुआ है। यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? आइसोलेट का मतलब होता है, देख मेरी बात समझ ध्यान से, अगर डीएनए को बिना टूटे, जब ये डीएनए को निकाल रहे थे तो डीएनए टूट जा रहा था। यस, डीएनए टूट जा रहा था। ठीक है, डन। आ जाओ। तो हमें दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। पहला हमारे पास मिशर है और दूसरा हमारे पास विल्किंस और फ्रैंकलिन है। अब हम तीसरी साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है चारगाफ। सुन लो ध्यान से, चारगाफ ने क्या किया था, सुनना ध्यान से। मान लो, देखो चारगाफ क्या थे, चारगाफ ने क्या किया था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चारगाफ। ठीक है, चारगाफ ने क्या किया था बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारगाफ ने क्या किया, एक तो ह्यूमन का डीएनए लिया हो, मान लो एक गाय का डीएनए लिया होगा, किसी प्लांट का डीएनए लिया, अलग अलग सोर्स से डीएनए लेकर उसको केमिकली एनालाइज किया। मेरी बात समझो ध्यान से। तो चारगाफ ने क्या किया, डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अलग अलग सोर्स से डीएनए लिया और उसको क्या किया बेटा, उसको केमिकली एनालाइज किया। क्या किया? केमिकली एनालाइज किया। मेरी बात समझ में आ रही है? केमिकली एनालाइज किया। तो चारगाफ ने क्या किया, डीएनए लिया अलग अलग सोर्स से और उसको उन्होंने केमिकली क्या किया, एनालाइज किया, केमिकली एनालाइज किया। केमिकली एनालाइज करने के बाद उन्होंने पाया कि डीएनए के अंदर, उन्होंने पाया कि इन डीएनए, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई ये पेन है, इसको केमिकली एनालाइज करेंगे तो प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसे कोई भी चीज है उसको एनालाइज कर रहे हैं केमिकली। केमिकली का मतलब किन चीजों का वो केमिकली बना हुआ है। तो उन्होंने पाया कि इन डीएनए जो अमाउंट है, ध्यान से सुन बेटा, इन डीएनए अमाउंट जो है, जितना अमाउंट एडेनिन का आ रहा है, एडेनिन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर हम रेशियो निकालें, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इन डीएनए रेशियो ऑफ किसका अमाउंट, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एडेनिन टू थाइमिन, एडेनिन टू थाइमिन एंड 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 गुआनिन टू साइटोसिन is constant and equal to 1 है। ये समझ में आ रहा है?
हमारे पास एक रेशियो है एडेनिन टू थाइमिन इज इक्वल टू गुआनिन टू साइटोसिन इज इक्वल टू 1। क्या यह समझ में आ रहा है? एडेनिन से थाइमिन इज इक्वल टू गुआनिन से साइटोसिन इज इक्वल टू 1। और ये किसमें देखा? ह्यूमन के डीएनए में नहीं। ह्यूमन का डीएनए, काऊ का डीएनए, बफेलो का डीएनए, अलग अलग सोर्स से जब डीएनए लिया तो उनको एक बात मिली कि जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, जितना गुआनिन है उतना साइटोसिन है, और ये रेशियो कांस्टेंट और किसके बराबर है? 1 के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे पता चला था डीएनए? बेटा मिश्र ने डीएनए निकालने का तरीका सिखा दिया होगा, उन्होंने अलग अलग सेल से डीएनए निकाला होगा। अब डीएनए प्यूरिफाइड फॉर्म में तभी निकाल सकते हो बिना टूटे, तो उन्होंने डीएनए निकाला। हो सकता है उसमें आरएनए भी आए, लेकिन उन्होंने डीएनए निकाला, और जब उन्होंने ये रेशियो निकाली तो पता चला वो कांस्टेंट आई है। वो केमिकल एनालिसिस पूरा एक्सपेरिमेंट है। यस बेटा, रुक जा विमल। तो ये 3 चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि चारगाफ ने एक रूल दिया। जो चारगाफ की रेशियो है ना, उसको हम रूल कहते हैं। तो जो रेशियो दी ना, रेशियो जो है हमारे पास A अपॉन में T इज इक्वल टू G अपॉन में C इज इक्वल टू 1। नाउ दिस रेशियो इज नोन एज चारगाफ्स रूल। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मान लो कोई डीएनए, इधर ध्यान दे सकते, सुन बेटा, मान लो कोई डीएनए है ऐसे, उसमें ए मान लो 20 है, तो टी कितना होगा? 20। जी अगर मान लो 30 है तो सी कितना होगा? 30। अच्छा, इस चारगाफ रूल को नोन एज चारगाफ रूल, और ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड होता है बेटा फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सभी तरह के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैलिड होता है ये। यस और नो? यस सर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ए बराबर में, अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ए 20 है, उसके साथ में जी ऐड कर दूं और टी के साथ सी ऐड कर दूं, तब भी तो 1 आएगा। ये ठीक है कि नहीं? बताओ, 1 आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई। ए 20 है, उसमें 30 ऐड कर दो, 20 में 30 ऐड कर दो, तब भी तो 1 ही आएगा। तो ये रेशियो, ये इसको भी चारगाफ रूल कहेंगे, इसको भी अपने क्या बोल सकते हैं? चारगाफ रूल बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, ये भी चारगाफ रूल है। यस। अब चारगाफ रूल किसके लिए वैलिड होता है? सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। चारगाफ रूल किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वैलिड है। यस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए भी वैलिड होता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए भी वैलिड होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये डीएनए है, यहां देख बेटा, ध्यान से देख, मेरे पास ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 5 है। मान लो यहां ए है तो यहां टी होगा, यहां जी है तो सी होगा, यहां ए है तो टी होगा, यहां सी है तो जी होगा, यहां ए है तो टी होगा। अब यहां कितने ए है बताओ? ए कितने हैं? 1 2 3। तो टी ए कितने हैं सर? 3 है। तो टी कितने हैं? 3 है। जी कितने हैं? 2 हैं। सी कितने हैं? 2 है। अब जरा ये देखो, ये देखो, अगर मान लो ये आरएनए होता, अगर ये आरएनए होता, ऐसा आरएनए सिर्फ वायरस में मिलता है, ओनली प्रेजेंट इन वायरस, सिर्फ वायरस में मिलता है आरएनए ऐसा, तो क्या उसमें भी चारगाफ लग जाएगा? लग जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा? जो ए होगा वहां यू होगा, यू के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने जी होगा, ए के सामने यू होगा। तो ए कितना है सर? 3 है। तो यू कितना है? 3 है। जी 2 है, सी 2 है। इसके लिए ये आरएनए है बेटा, और ये डीएनए है। लेकिन ये किसके लिए वैलिड नहीं है? ये नहीं वैलिड है किसके लिए? नॉट वैलिड फॉर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए।
सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के लिए वैलिड नहीं है। कैसे? देख इधर मेरी बात सुन। मान ले तेरे पास ये आरएनए है सिंगल स्ट्रैंड, अब यहां ए है, यहां यू है, यहां जी है, यहां सी है, यहां सी है, यहां जी है, यहां फिर मैंने जी लिख दिया, फिर मैंने यहां यू लिख दिया। अब मुझे बता यू कितना है यहां पर? सर यू 1 और 2 है। ए कितना है? सर ए एक ही है, बराबर थोड़ी आ रहा है। जी कितने हैं? सर 3 है। सी कितने हैं? सर 2 हैं। तो ये बराबर थोड़ी आ रहा है, जी और सी नहीं आ रहा, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के लिए वैलिड नहीं होता। इसीलिए ये टी आरएनए के लिए, आर आरएनए के लिए और एम आरएनए के लिए, इनके लिए वैलिड नहीं होता। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, चारगाफ रूल कोई रूल नहीं, रूल ये है, ये जो रेशियो है ना, इसे चारगाफ रूल कह रहे हैं। अब मेरे पास एक रेशियो और हम लिखते हैं, पर वो अलग होती है। वो देख क्या है, वो चारगाफ रूल नहीं है, उसे कहते हैं बेस रेशियो। देख, हम एक रेशियो लिखते हैं, उसे कहते हैं बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या होती है बेटा? ए प्लस टी और जी प्लस सी करके लिखते हैं। मुझे बता, ए और टी को ऐड कर दिया, जी और सी को, क्या 1 के बराबर आएगा? नहीं, ये 1 के बराबर आ भी सकता। मतलब ये क्या है? नॉट चारगाफ रूल, ये चारगाफ रूल नहीं है। क्लियर है? बेस रेशियो क्या है? ये नहीं है चारगाफ रूल। क्लियर है? ये नहीं है चारगाफ रूल। क्लियर? क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। और ये क्या होती है बेटा? जैसे मान लो ये कांस्टेंट होती है स्पीशीज के लिए। जैसे मान लो, मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहता हूं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर बेस रेशियो 1 आ रही है, या मोर देन 1 आ रही है, या लेस देन 1 आ रही है, किस केस में सबसे स्टेबल डीएनए होगा? भाई ए मान लो ए प्लस टी अपॉन में जी प्लस सी, इसको बेस रेशियो कहते हैं, ये चारगाफ रूल नहीं है। किस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल डीएनए होगा? इस केस में अगर बेस रेशियो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है? सोच, इसका क्या मतलब है? लेस देन 1 का मतलब जी और सी ज्यादा है, जी और सी ज्यादा है। जी और सी ज्यादा होने का मतलब डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, तो उतना ज्यादा स्टेबल डीएनए होगा। बोल बेटा, बोल बेटा, बोल, सोच। तो आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा? डीएनए को केमिकली एनालाइज किया। उन्होंने बोला कि ए अपॉन में टी इज इक्वल टू जी अपॉन में सी इज इक्वल टू 1 आएगा, कांस्टेंट आता है। ए प्लस जी ले लो और टी प्लस सी ले लो तो भी रेशियो 1 आएगी। लेकिन हमने क्या किया? अलग अलग जगह के डीएनए को एनालाइज किया, तो हमने एक रेशियो निकाली जिसमें हमने देखा कि ए और टी कितना है और जी और सी कितना है। उसे हमने बेस रेशियो का नाम दिया। बेस रेशियो हमें यह बताता है कि जितने ज्यादा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जी और सी होंगे, उतना स्टेबल डीएनए होगा, क्योंकि उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। मान लो ए और टी है 20, जी और सी है 30, तो रेशियो जो आ जाएगी बेटा वो लेस देन 1 आ जाएगी। इसका मतलब 3 बॉन्ड वाले ज्यादा हैं, उसका मतलब डीएनए स्टेबल है, उसके बीच में हाइड्रोजन नहीं टूटेगा। यस, यस। ऋषभ गुप्ता, आपकी क्लास में सोचने का मौका प्राप्त ही नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है भाई? क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? तू मुझे एक चीज बता जरा, ये तेरे पास डीएनए के 2 धागे हैं और ये डीएनए के 2 धागे हैं, इसमें ज्यादा बॉन्ड है, इसमें कम बॉन्ड है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए ज्यादा स्टेबल होगा, बी ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे। जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे वो क्या है? जी और सी है। अगर वो डिनोमिनेटर में आएगा तो वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए।
अगर मैं तुझसे पूछूं कि आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, उसका डीएनए ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी बेस रेशियो लेस देन 1 होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बता। उसकी बेस रेशियो लेस देन 1 होनी चाहिए कि नहीं? बता बेटा। लेस देन 1 होनी चाहिए कि नहीं? बता। अगर मैं तुझे कहूं आर्की बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए होगा, थर्मो मतलब तापमान में स्टेबल, तो उसमें जी अपॉन सी ज्यादा होगा, ऐसे सोचना है। ह्यूमन में कुछ एक डाटा दे देता हूं। ह्यूमन का डीएनए की 1.5 होती है, बैक्टीरिया की 1 होती है, आर्की बैक्टीरिया की लेस देन 1 होती है। यह साबित करता है कि हमारे से ज्यादा स्टेबल डीएनए बैक्टीरिया का है और उससे भी ज्यादा स्टेबल डीएनए आर्की बैक्टीरिया का है। यस यस। पैराग्राफ में तो 1 आएगा यार। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। इस चैप्टर का वन शॉट देख लें, जब पूरा देखने का टाइम है तो पूरा क्यों नहीं देखता है? कल है पेपर। अब आज जरा वॉटसन क्रिक की मॉडल कहते हैं, मेरी बात सुन ध्यान से, देख क्या हुआ था, कहानी कैसे स्टार्ट हुई है, पहले थोड़ा समझने की कोशिश कर। हमारे पास क्या होता था जब हम पहले पढ़ाते थे, तो पहले काफी सारा पढ़ाते थे, तो हम कहते थे कि सबसे पहले 1869 में मिशर ने काम किया, फिर 2-3 साइंटिस्ट के नाम और थे, फिर हम लिखते थे किसके बारे में? विल्किंस और फ्रैंकलिन, फिर हम लिखते थे चारगाफ के बारे में। तो 4-5 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद 1953 में वॉटसन क्रिक ने एक मॉडल ही तैयार कर लिया। मॉडल में भले ही उन्होंने इंफॉर्मेशन यूज करी हो चारगाफ की, विल्किंस और फ्रैंकलिन की, उनकी इंफॉर्मेशन यूज करी हो, पर वॉटसन क्रिक ने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर का एक मॉडल तैयार किया। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक मॉडल तैयार किया, उसे हम कहते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 धागे हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 धागे हैं। अब क्यों उस मॉडल का नाम डबल थ्रेड स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? उस मॉडल का नाम डीएनए डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का क्या मतलब होता है, मेरी बात समझियो ध्यान से। डबल हेलिक्स का मतलब यह है कि जो एक धागा है वो ऐसे एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, एक धागा एक्सिस। ये तो ब्लैक ही है ना बेटा, मैं तो व्हाइट ले लेता हूं, रुक जा, कोई और धागा ले ले। आ गया, देख इधर, मेरी बात समझियो ध्यान से। डबल हेलिक्स का मतलब है कि मेरे पास देख, ऐसे समझ, ये एक धागा ऐसे, ऐसा एक धागा नहीं है एक एक्सिस पर, ऐसे 2 धागे घूम रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वॉटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया 1953 में। उन्होंने विल्किंस और फ्रैंकलिन का डाटा यूज किया, उन्होंने चारगाफ का भी इंफॉर्मेशन यूज किया होगा, और 1953 में एक ऐसा शानदार मॉडल दिया जिसके बहुत सारे पॉइंट्स या मोस्ट ऑफ द पॉइंट सही थे। और उस मॉडल को हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। मतलब 2 धागे नहीं है सिर्फ, वो धागे हेलिक्स घूम रहे हैं दोनों। और कैसे घूम रहे? पैरेलल। कैसे घूम रहे? पैरेलल। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोल बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? यस 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 यस। अब जब हम आगे जाएंगे और हम वॉटसन क्रिक मॉडल की बात करेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि 1953 में, 1953 में क्या आया हमारे पास? वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया? क्या दिया?
डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया, यस और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, यस और नो, यस और नो, बताओ बेटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, डबल हेलिक्स मॉडल में क्या था। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने आपको एक कहानी सुनाई, सर हाँ ठीक है कहानी सुनाओ, पिटाई कर दूंगा। मैंने आपको एक कहानी सुनाई और कहानी में आपने कहा सर इस कहानी का ये मेन पॉइंट है, ये क्या है, मेन पॉइंट है। तो हमारे पास वॉटसन क्रिक मॉडल का हम ये कहते हैं कि मेन पॉइंट क्या था। मेन पॉइंट मतलब हम एनसीईआरटी बोलती है कि ये उसका मेन पॉइंट था। मेरी बात समझ में आ रही है, ये उसका क्या है, मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट क्या था, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हम ये कहेंगे कि वॉटसन क्रिक मॉडल का जो मेन पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। मेन पॉइंट ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का मेन पॉइंट ये था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जब अगर आप देखो ध्यान से, चारगाफ ने कहा कि यार ए बराबर में टी है, जी बराबर में सी है। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने बताया दो धागे हैं, लेकिन जो इन्होंने मेन पॉइंट जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का क्या मतलब है जरा समझो। देख बेटा इधर समझ मेरी बात। मान ले ए है, ए के सामने ध्यान से सुनियो, ए के सामने मैं कोई बेस रख दूं, ए रख दे, टी रख दे, जी रख दे, सी रख दे। अगर ए के सामने कोई भी बेस रख दे तो उसे बेस पेयरिंग कहते हैं। लेकिन ए के सामने हमेशा टी आए और जी के सामने हमेशा सी आए, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो मेन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग उसका क्या था, मेन पॉइंट था। मेरी बात समझ में आ रही है। वॉटसन क्रिक मॉडल का मेन पॉइंट था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ए हमेशा किसके साथ बेस पेयर करेगा, बेस पेयर करेगा किसके साथ, किसके साथ, टी के साथ। और जी बेस पेयर करेगा किसके साथ, सी के साथ। किसके साथ, सी के साथ। ये मेन पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, मेन पॉइंट्स हैं। यस, ये हमारे पास मेन पॉइंट्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेन पॉइंट्स है। क्लियर है, यस 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 यस। अब यहां पर आपको समझना है कि यार इस मेन पॉइंट से दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई, टू इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है। इंप्लीकेशन मतलब मैंने पूरी कहानी सुनाई तुम्हें, एक स्टोरी सुनाई, उससे पूरी बात ये निकल के आई कि माता पिता की बात माननी चाहिए। ठीक है, ये निकल के आई। उस बात से दो बातें ये निकल के आई कि तुम सुबह टाइम से नहीं उठते हो इसलिए तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं होता। दूसरी ये निकल के आई कि तुम फोन चलाते हो इसलिए सिलेबस खत्म नहीं होता। तो मेन पॉइंट क्या था, माता पिता की बात निकल के आई। ऐसे ही मेन पॉइंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इससे दो बातें पता चल रही है। पहला कि अगर मुझे, इसकी दो इंप्लीकेशन है। पहला, अगर मुझे सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस ऑफ, अगर मुझे एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, अदर कैन बी प्रिडिक्टेड, दूसरे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दूसरे का हम पता लगा सकते हैं। कोई डाउट है इस बात में? अगर पहले का पता है तो दूसरे का पता लगा सकते हैं। दूसरा, पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती होगी, कैसे होती होगी, देखो सुनना। आपके पास ये स्ट्रैंड है, तो आपको अगर इसका सीक्वेंस पता है, इधर देख बेटा, सीक्वेंस का मतलब यहां ए है, यहां टी है, यहां जी है, यहां सी है, यहां टी है, यहां ए है। अगर आपको इसका सीक्वेंस पता है तो क्या आप दूसरे का सीक्वेंस पता कर सकते हो? हां सर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 5। तो हम लिखेंगे ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी,
सी के सामने जी और टी के सामने ए और ए के सामने टी। अब हम कह रहे हैं पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती होगी। ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे अलग हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके से अलग होंगे, दोनों आपस में अलग होंगे। अलग होने के लिए चैट में बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, चैट में बताएंगे अलग होने के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर ए था, यहां टी था, यहां जी था, यहां सी था, यहां टी था, यहां ए था। तो इसके सामने एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। और वो कैसे होगा सर? वो 5 से यहां 3 होगा। तो उसमें ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए और टी। यस, इसके सामने भी एक अलग बन जाएगा। ठीक है, टी के सामने ए के सामने टी, जी सी टी ए, ऐसे। तो नए स्ट्रैंड बन गए ना। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे। यस, कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर नया बनेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो बातें हैं बेटा, दो बातें हैं। क्लियर है? नोट करो एक बार जरा। वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ने से पहले ध्यान सुने बेटा, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया? जो हमने यहां पे लिखा है ना, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? लिखा है हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या होता है? सोने के ऊपर हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क मतलब मेन चीज उसमें। क्लियर है? यस। अब आओ जरा, वॉटसन क्रिक मॉडल को मैं एक बार समझा रहा हूं, फिर मैं एक एक करके उसके पॉइंट्स लिखूंगा और आपने सुनने। देखो, वॉटसन क्रिक मॉडल के 5 जरूरी पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए किसका बना हुआ है? 2 चेन का बना हुआ है। यस और नो? 2 चेन का बना हुआ है। यस, क्लियर है? 2 चेन का, जिसमें मेन क्या है? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। पहला पॉइंट क्या है? डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ध्यान से सुने बेटा। डीएनए 2 चेन का बना हुआ है जिसमें शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। ये पहला पॉइंट है। यस। अब सुनो, एक चेन 5 से 3 है तो दूसरी क्या है? 3 से 5 है। क्लियर है? और कुछ हिस्सा देख, एक 5 से 3 है तो दूसरी क्या है? 3 से 5 है, और उसमें नाइट्रोजिनस बेस ऐसे अंदर की तरफ है। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है वो ये है। यार देख बेटा, सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी जो लिखती है बेटा वो ये है कि डीएनए इज, देख एनसीईआरटी का लिखा हुआ मैंने डायरेक्ट लगा दिया आपके लिए, कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये रही, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है डीएनए, ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। क्लियर है? जिसमें ये जो चेन है, देख बेटा, ये ऐसे शुगर था, यस, फिर बीच में फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, और शुगर का ये क्या है? 3 डैश का OH एंड है, और यहां पर क्या है? 5 डैश पर फॉस्फेट है। यस और नो? तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है। ये नाइट्रोजिनस बेस क्या है? ऐसे अंदर की तरफ है। तो आपको देखो क्या कह रहा है, डीएनए किसका बना हुआ है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जो जो इसमें बैकबोन किसकी है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की। क्लियर है? इसकी बैकबोन है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, देख ध्यान से सुन, इसमें नाइट्रोजिनस बेस किधर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब इस लाइन में इधर की तरफ, और इस वाली लाइन में इधर की तरफ। ये देख, 5 से 3 इधर की तरफ, 5 से 3 इधर की तरफ। डन है? यस, यस, यस। ठीक है, अब जरा देख, 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जैसे ये वाली चेन है,
ये 5 डैश से 3 डैश है, तो ये वाली कौन सी है सर? 3 डैश से 5 डैश। इधर देख, एंटी पैरेलल, ये 5 से 3 है, तो एक इधर है और दूसरी ऐसे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, डीएनए को कैसे पढ़ते हैं? 5 से 3, 3 से 5 से 3। तो एक 5 से 3 है, तो दूसरी क्या है? 5 से 3 इधर है, तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। अब मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लो ध्यान से। पहला पॉइंट ये हो गया, शुगर फॉस्फेट और बैकबोन किसकी है? शुगर फॉस्फेट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यहां पर एंटी पैरेलल। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा हूं, विच पार्ट is removed not have impact on length। ये क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अपने रिमूव करेंगे और लेंथ पर इंपैक्ट नहीं आएगा। आप आपके पास ऑप्शन है शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फॉस्फेट, डी ऑल। मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको रिमूव कर दूं, लेंथ किसकी वजह से? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की वजह से। अगर मैं नाइट्रोजिनस बेस को हटा दूं तो लेंथ पर फर्क नहीं आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस। तो वॉटसन क्रिक के दो फीचर हो गए। पहला, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें बैकबोन, बैकबोन मतलब ये लाइन, ये वाली लाइन किसकी बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर की। ठीक है। दूसरा, ये दोनों चेन, एक 5 से 3 है, दूसरा 5 से 3 है। क्लियर है? यस 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 यस। तुम में से कितने बच्चों ने पैलिंड्रोम पढ़ा है बायोटेक में? ऐसे लिखते हैं ना पैलिंड्रोम को, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। कैसे लिखते हैं? GATC और क्या लिखते हैं? GATC। क्या क्या डेफिनेशन होती है पैलिंड्रोम की? विच रीड सेम इन बोथ डायरेक्शन। पैलिंड्रोम वो सीक्वेंस होते हैं जो जो सेम रीड होते हैं बोथ डायरेक्शन। ये डेफिनेशन होती है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? पैलिंड्रोम दोनों डायरेक्शन में सेम रीड होते हैं। गलत है, गलत डेफिनेशन। सही डेफिनेशन है, पैलिंड्रोम दोनों स्ट्रैंड पर 5 डैश से 3 डैश सेम होते हैं। 5 से 3 क्या पढ़ रहा हूं? GATC। 5 से 3 क्या पढ़ रहा हूं? GATC। पैलिंड्रोम इज दो सीक्वेंस विच आर सेम रीड ऑन बोथ स्ट्रैंड इन 5 से 3। डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी, बोथ डायरेक्शन नहीं बोल सकता। 5 से 3 दोनों स्ट्रैंड पर सेम है। मलयालम लिख रहा गधा कहीं का। यस, तुम पढ़ते ही गलत हो चीजों को अक्सर। देख, 5 से 3 GATC, 5 से 3 GATC, या ऐसे लिख ले GAATTC, GAATTC, GAATTC। पर तुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगी 5 से 3। तो 5 से 3 दोनों स्टैंड पर सेम रीडिंग होगी तो पैलिंड्रोम है। यस यस यस। चलिए आइए, अब आ जाओ, ध्यान सुनना। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, नोट करने हैं भाई ये दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? डीएनए पॉलीन्यूट चेन का बना हुआ है ना? पॉली, हाँ सुन ले ध्यान से। 3 से 5 भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने की नॉर्मल डायरेक्शन 5 से 3 होती है।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं बेटा। अब सुनो ध्यान से, देखो ध्यान सुनो बेटा। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड है, ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। मतलब क्या हुआ, ए के सामने टी आएगा और जी के सामने सी आएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है बेटा कि जो बेस है, बेस फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। किस तरीके से बनाएंगे ये बता देते हैं, किस तरीके से बनाएंगे। ए बेस पेयर करेगा किसके साथ, टी के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 H बॉन्ड, यस और नो। और जी बेस पेयर करेगा किसके साथ, सी के साथ, कितने H बॉन्ड, 3 H बॉन्ड, यस। पर रूल ये है कि ए मेरे पास और ये प्यूरीन है, प्यूरीन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आएगा। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये चेन है, यहां 5 है, यहां 3 है, यस, ये वाली चेन है, 3 है, 5 है। तो यहां अगर ए है तो ए याद करो डबल रिंग होता है, उसके सामने टी आएगा। मान लो मैंने यहां ए लिख दिया, डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग आ रहा है, तो टोटल 3 रिंग का जोड़ा बन रहा है, यस। और यहां पर इस तरीके से जी है, यहां पर ये आएगा सी, यहां पर मेरे पास जी है और यहां पर आएगा सी। तो डबल रिंग प्यूरीन के सामने पिरिमिडिन आएगा, प्यूरीन के सामने, इधर देख बेटा, ये प्यूरीन है, प्यूरीन के सामने पिरिमिडिन, प्यूरीन के सामने पिरिमिडिन, प्यूरीन के सामने पिरिमिडिन, प्यूरीन के सामने पिरिमिडिन। तो डबल रिंग के सामने हमेशा सिंगल रिंग, डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग, डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग, डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग, यस। उससे जो ये डायामीटर आएगा, ये जो डायामीटर आएगा ये कितना आ जाएगा, 2 नैनोमीटर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास डायामीटर, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास डायामीटर, क्लियर, क्लियर। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये तो वही बात लिखी हुई है। तो वॉटसन क्रिक ने क्या किया, सर ये तो आपने बता दिया था भाई, उसने करा है तब मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं तब उसने नहीं करा है। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। एडिनिन ने क्या करे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन ने कितने करे, 3, यस, और गुआनिन ने साइटोसिन के साथ 3, ताकि यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहे बिटवीन द 2 स्ट्रैंड। और ये डिस्टेंस कितना है, 2 नैनोमीटर का। क्लियर है, क्लियर है, यस बेटा। ये वॉटसन क्रिक ने किया तब मैं बता रहा हूं भाई, मैं इतना थोड़ी ज्ञानी था कभी। हाँ, आगे आ जाओ, ठीक है। अब इधर देख क्या बोल रहा है ये, सुन, अगला पॉइंट लिख लिया, 3rd तक लिख लिया, लिखते चलो साथ के साथ ताकि आगे की बातें समझ में आए, यस। अब सुन ध्यान से, देख मेरी बात समझ ध्यान से, तेरे को पिच समझ नहीं आएगा नहीं तो। ये धागा है, यहां से शुरू कर रहे हैं या यहां से शुरू कर रहे हैं ऐसे, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं इस तरीके से। तो ये अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो राइट हैंडेड कॉइल होगा। देख बेटा, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो राइट है, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे तो ये लेफ्ट है। तो डीएनए का धागा या तो राइट घूम रहा होगा या लेफ्ट घूम रहा होगा। एक चीज समझ में आ रही है, तो डीएनए का जो धागा है वो राइट घूमता है, पहला बात। अब मैंने यहां से इसको पकड़ लिया और ऐसे घुमाया, इस तरीके से घुमा रहे हैं, देख ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुन, यहां से इधर देख, यहां है, यहां है, ऐसे है। मैंने यहां से घुमाया और घुमाकर यहां लाया वापसी, देख यहां से शुरू किया है, मान ले यहां से शुरू किया ऐसे, और फिर घुमाकर वापसी यहां लाया, इसे कहते हैं एक सर्कल, टर्न। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं यहां से देखूं तो दोबारा घुमा के फिर यहां ला रहा हूं, यहां से मैं दोबारा घुमाकर यहां ला रहा हूं, दैट इज 1 टर्न। तो इसकी पिच होती है, पिच का मतलब लंबाई। इधर देख, अगर मैं गोल घुमा दूं, इधर देख, अगर मैं ऐसे गोल घुमा दूं तो सरकमफ्रेंस होगा, लेकिन मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं ना घुमाते हुए, तो पिच बोल रहे हैं। अगर मैं सिंपल ऐसे घुमा दूं तो क्या होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, लेकिन मैं ऐसे घुमाकर ऐसे ले जा रहा हूं तो एक सर्कल पूरा कर रहे हैं। एक सर्कल कैसे पूरा कर रहे हैं, यहां से घुमा के वापसी यहां तक लाए, एक सर्कल पूरा किया। क्लियर है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहला पॉइंट कि जो 2 चेन है, दोनों चेन, जो 2 चेन है वो कैसे कॉइल है, सर राइट हैंडेड कॉइल है। अब यहां पर एक बच्चा मेरे से पूछेगा
सर प्रोटीन में क्या था, वहां भी राइट हैंडेड था, बायोमोलिक्यूल में यही तो सिमिलरिटी है, राइट हैंडेड कॉइल है। यस, उसमें क्या है बेटा, जो पिच है, पिच समझ में आता है, पिच का मतलब एक तरीके से सरकमफ्रेंस, पिच किसकी, एक टर्न की, एक सर्कल की, वो कितनी है सर, 3.4 नैनोमीटर है। मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये जो है, मैंने देख इधर देख, यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से मान ले मैंने यहां से इसको पकड़ा हुआ है, मैंने ऐसा घुमा दी यहां पे, तो मैं कह रहा हूं यहां से लेकर वापसी यहां तक मैंने घुमाया, ये इतनी इसकी लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, ये एक सर्कल बना ना ऐसे घूम के, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है, या इसको लिख सकता है 34 एंगस्ट्रॉन। तो मेरे पास ये कह रहा है कि भाई ये इस तरीके से ऐसे घुमा हुआ था, एक सर्कल की यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, इतनी है। अगर मैं इसको इसको सीधा कर दूं, ऐसे ऐसे सीधा कर दूं, तो ये लेंथ कितनी दे रखी है, 3.4 नैनोमीटर दे रखी है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या दे रखी है, 3.4 नैनोमीटर। और इसमें मेरे पास टोटल 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, तो दो के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। 3.4 नैनोमीटर क्या है, पिच है, तो मेरे पास उसमें कितने हैं, लगभग 10 बेस पेयर है। किसमें, एक टर्न में, एक टर्न में कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा दो बेस पेयर के बीच में। बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर निकल जाएगा, कैसे निकालोगे बताओ। 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया, 0.34 नैनोमीटर आ गया, ये आ गया। क्लियर है, ये आ गया।
बेटा यहीं तक पढ़ रहे, आगे नहीं पढ़ रहे, क्लास यहीं तक कर रहे हैं, इसके बाद नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।